नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं देश का एकमात्र सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलान जंग। और आज शो की शुरुआत बुआ और भतीजे की जुबानी जंग की खबर के साथ। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में विपक्ष बटा हुआ है। मायावती और अखिलेश यादव दो ध्रुव पर खड़े हैं। कांग्रेस दोनों को साथ लाने की कोशिश में है, लेकिन बुआ और भतीजे दोनों अड़े हुए हैं और अब तो एक दूसरे पर तीखे प्रहार भी होने लगे। कल अखिलेश ने मायावती के भरोसे पर सवाल उठाया तो आज मायावती गुस्से से लाल हो गई। तस्वीरें अप्रैल 2019 की हैं। देश में लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पर था। यूपी में एक दूसरे की धुर विरोधी एसपी बीएसपी मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए एक साथ उतरे। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में बुआ भतीजे के गठबंधन ने बड़ी रैली की। मंच पर मायावती अखिलेश एक साथ थे। साथ में थी गठबंधन की कन्नौज सीट से उम्मीदवार डिंपल यादव। डिंपल यादव ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो तस्वीर वायरल हो गई। मोदी का विजय रथ तो रुका नहीं, लेकिन बीएसपी यानी कि बहन जी की पार्टी 0 से 10 सीटों पर आ गई, जबकि समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जाकर के अटक गई। जिस कन्नौज में डिंपल ने बहन मायावती के पैर छुए थे, वहां पर बीजेपी जीत गई। चुनाव खत्म हुआ, राहें जुदा हो गईं और दोस्ती एक बार फिर से दुश्मनी में तब्दील हो गई। अब फिर से चुनाव है। अखिलेश यादव इंडिया के साथ हैं, जबकि मायावती अभी एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। इस सब के बीच मायावती को अपने साथ जोड़ने की आवाजें कांग्रेसी खेमे से आती रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव को मायावती पर भरोसा नहीं। क्या अगर मायावती जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? अखिलेश ने रविवार को ये बयान दिया तो सोमवार को मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया। मायावती ने लगातार 5 पोस्ट किए और समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी बताया। मायावती ने लिखा, एसपी मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बीएसपी से दूरी बनाए रखने की होती है। अखिलेश का मायावती के इन पोस्ट पर रिएक्शन सुनिए। अब एक्स हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ एक्स हम पढ़ते ही नहीं है, कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं है। और क्योंकि नहीं, बहुत से लोगों का नहीं पढ़ते हैं। अखिलेश यादव अभी मायावती को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहे, लेकिन बीजेपी ने बुआ भतीजे के इस एपिसोड को हाथों हाथ लेने में देर नहीं की। समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। तमाम अनुसूचित जाति के महापुरुषों के नाम से गरीबों के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। इस नाते मायावती जी जो कहती हैं वो सही कह रही हैं। अब जरा यूपी में दलित वोटों का गेम समझिए, तब आपको मायावती की सियासी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। यूपी में दलित वोटर्स की आबादी 21% है। यूपी में 80 में से 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। यूपी की 42 सीटों पर दलित वोटर्स का बड़ा असर माना जाता है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश की जोड़ीदार बसपा को अपने पाले में लाना चाहती है। वो चाहती है कि मुस्लिम, दलित और पिछड़े एक साथ मिल जाएं तो कुछ बात बन जाए, लेकिन अखिलेश रोड़ा बने हुए हैं और मायावती भी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं। हर स्टेट में हमारे वोट हैं तो वो सब जुड़ती चली जाएंगी अगर, तो हर प्रदेश की स्थिति ऐसी आ जाएगी कि कम से कम 60 सीट तो ये यूपी में जीतेंगे, जो सो कॉल्ड गठबंधन में अगर वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर देते हैं और माफ़ी मांग लेते हैं, और 50 सीटें पूरे देश में फ़र्क पड़ेगा, तो बिल्कुल चुनाव बिल्कुल बराबर की टक्कर पर आके खड़ा हो जाएगा। 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, दलितों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस जानती है देश का सबसे बड़ा सूबा हो या कोई भी अन्य राज्य, मोदी को रोकने के लिए इस वर्ग का वोट जरूरी है। लेकिन मायावती का ताजा पोस्ट स्पष्ट इशारा है कि बुआ भतीजा अब एक साथ आने वाले नहीं, और मोदी रोको अभियान की उम्मीदों पर ये एक बड़ी चोट है।
15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन है और माना यह जा रहा है कि जन्मदिन के मौके पर बहन जी अपने सियासी पत्ते खोल सकती हैं। उस दिन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। क्या है मायावती का 15 जनवरी का प्लान, वो हम आपको बताते हैं। सभी 75 जिलों में पार्टी की छोटी छोटी सभाएं होंगी। मायावती लॉन्च करेंगी बहन जी ऐप। गरीबों में कंबल और मिठाई भी बीएसपी के लोग बांटेंगे, बीएसपी के नेता बांटेंगे। बीएसपी समर्थक बर्थडे का केक नहीं काटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन पर पत्ते मायावती खोल सकती हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। बिहार चलते हैं और विपक्ष में ही सीट और गठबंधन को लेकर पेच नहीं है, बल्कि एनडीए में भी खेल चल रहा है। पहले जीतन राम मांझी की पार्टी ने बैठक कर दबाव बनाने का प्रयास किया और अब चिराग पासवान ने 6 सीटों की मांग करके बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जेडीयू के अलग होने की वजह से इस बार बिहार में एनडीए का आकार बड़ा है और सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की चर्चा के बीच एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने 6 लोकसभा सीटों पर दावा करते हुए कहा, पार्टी सभी 40 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। नेताओं की बैठक के बाद हमारे नेता स्पष्ट हो चुका है कि 6 हमारी सीट है लोकसभा की और 1 राज्यसभा की सीट निश्चित रूप से हमको इतना सीट मिलेगी और उतना सीट पे हम चुनाव लड़ेंगे। 40 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता अग्रणी रूप से आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करें। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत एलजेपी 6 सीटों पर लड़ी और सभी 6 सीटें जीती। लेकिन 2021 में पार्टी का बंटवारा हुआ। 5 सांसद पशुपति पारस के साथ अलग हो गए। पारस भी अभी बीजेपी के साथ है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी का 6 सीटों पर दावा बीजेपी और पारस के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। फिलहाल दबाव बनाने के लिए चिराग पासवान इन दिनों पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। कल उन्होंने मधुबनी में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। मौजूदा एनडीए में बीजेपी, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर, पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम, हम। एनडीए में शामिल कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, इसकी अभी फाइनल तस्वीर सामने नहीं आ पाई है। हालांकि अंदर खाने की जानकारी ये है कि सहयोगी दलों की बीजेपी के साथ में कई दौर की मीटिंग हो चुकी हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि हर दल अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है, लेकिन मुद्दा ये है कि सीट वही ले जाएगा जिसके पास जीतने का ब्लूप्रिंट होगा। बीजेपी के नेताओं ने रविवार की रात पटना में मीटिंग की और बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट जीतने का प्लान बनाया। 24 में 40 की 40 सीट जीतने की तैयारी है और जो पिछले 34 वर्षों से लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में कीचड़ फैलाने का काम किया है, उसमें 40 की 40 कमल खिलाने का तैयारी है। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं बीजेपी सहित एनडीए के घटक दलों के नेताओं की नजर नीतीश कुमार की ओर है। पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, खड़मास यानी 14 जनवरी के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा गेम कर सकते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इसकी आशंका जता रहे हैं। कह रहे हैं कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार कुछ और भी सोच सकते हैं। अब देखिए वो क्या सोच सकते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री को निवर्तमान पूर्व मुख्यमंत्री ज्यादा निकट से समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ थे। उस चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी, सभी 17 सीटें जीती। जेडीयू 17 सीट पर लड़ी और 16 सीटें जीती। तब एलजेपी 6 सीटों पर लड़ी और 6 की 6 जीती। उस चुनाव में एक किशनगंज की सीट कांग्रेस को मिली थी। नीतीश अगर महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो यह पहला मौका होगा जब लालू नीतीश की पार्टी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। साल 2015 में दोनों ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों पार्टियां कभी भी साथ में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं। महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज है और दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी नेताओं की मीटिंग भी हुई है। और विपक्षी गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर आज पहली बैठक हुई है। हालांकि इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन यह माना जा रहा है कि बातचीत पटरी पर है। वैसे इस मीटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी ने गुजरात में उम्मीदवार का ऐलान करके कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ गुजरात में केजरीवाल अपने उम्मीदवार का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके साथी नेता दिल्ली में कांग्रेस के साथ बैठक कर सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ हैं या नहीं, इसको लेकर के दोनों ही पार्टियों के नेता आमने सामने बैठे, बातचीत हुई। मगर सवाल ये कि आखिरकार फिर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की भरूच सीट से अपना उम्मीदवार क्यों घोषित कर दिया? केजरीवाल ने कल उम्मीदवार का ऐलान किया तो आज दिल्ली में कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के घर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज शामिल हुए, जबकि कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश मौजूद थे। दिल्ली और पंजाब वो दो राज्य हैं जहां आप और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे ज्यादा मुश्किल है। दोनों ही तरफ से कई बार अकेले चुनाव लड़ने की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन पेच सिर्फ इन दो राज्यों में नहीं उलझा, बल्कि दिक्कतें तो चौतरफा हैं। बैठक की मेजबानी करने वाले कांग्रेस अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक मीडिया के सामने तो आए, लेकिन खुलकर कुछ बताने से बचते रहे। बहुत अच्छी बैठक रही। आम आदमी पार्टी की तरफ से वरिष्ठ साथियों को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने यहाँ पर चर्चा के लिए भेजा। पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ परवान नहीं चढ़ा है, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों से अहम जानकारी मिली है कि बैठक में कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने संबंधित दस्तावेज एक दूसरे से शेयर किए। दोनों पार्टियां अपने टॉप लीडर से बात कर फिर दूसरे दौर की चर्चा करेंगी। दोनों पक्षों की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि दूसरी बैठक में सीट शेयरिंग का काम खत्म कर देंगे। एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई उसके लिए जो हैं दावेदार होते हैं। तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर 2 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां, तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। नहीं, बिल्कुल सकारात्मकता है और मुझे लगता है तेजी से सीटें इंडिया ब्लॉक की फाइनल होंगी। आम आदमी पार्टी में बात सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक नहीं है। पार्टी का मानना है कि जहां उनके प्रतिनिधि जीते हुए हैं, वहां भी सीट शेयरिंग पर बात हो और इसी कड़ी में गुजरात और गोवा का नाम भी लिया जा रहा है। पंजाब और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन गोवा और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने का काम कर रही है। पिछले चुनाव में इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी खाता खोलने में भी कामयाब रही और आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते प्रभाव का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। ऐसे में गोवा और गुजरात को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहता है, ये देखना होगा। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने कल भरूच में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार उतारकर दबाव बनाने की कोशिश की। इससे पहले ऐसे ही बिहार में सीतामढ़ी और अरुणाचल पश्चिम सीट पर नीतीश भी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ बिहार को लेकर गठबंधन की बैठक कल दिल्ली में हुई थी। इस बैठक में जेडीयू के नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस की ज्यादा सीटों की मांग पर जेडीयू के नेता सवाल उठा रहे हैं। तो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं या जहां उनकी ताकत ज्यादा है, वहां अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यावहारिक काम है। बाकी पार्टीज लगातार कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं। सीट शेयरिंग की फाइनल पिक्चर से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प है कि अब कांग्रेस दबाव में आती है या फिर इंडिया की पार्टियों के सामने कुर्बानी न देकर खुद को बिग ब्रदर साबित करती है। दरअसल गठबंधन के ये तमाम जो सहयोगी हैं, वो साथ साथ दिखते जरूर हैं, साथ साथ होने का दावा जरूर करते हैं, लेकिन सबसे ऊपर उनका अपना हित नजर आता है और इसी वजह से ये सारी उलझन आप देख रहे हैं। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी थोड़ी देर के बाद गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। ये उनका 3 दिनों का दौरा होगा।
सबसे पहले प्रधानमंत्री बीजेपी नेताओं के साथ गांधीनगर में चुनाव की रणनीति बनाएंगे। कल और परसों सरकारी कार्यक्रम है। मोदी चुनावी साल में लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। बीते 7 दिनों में 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और आज उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया। चुनाव के लिहाज से यह संवाद बहुत ही अहम माना जा रहा है। 2 जनवरी को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के दौरे पर गए थे। 3 जनवरी को मोदी लक्षद्वीप में थे और 3 जनवरी को ही प्रधानमंत्री केरल के त्रिशूर गए और फिर 5 जनवरी को प्रधानमंत्री ने जयपुर में बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग की। 3 दिन तक जयपुर में रहने के बाद अब मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और 3 दिन तक यहाँ रहेंगे। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनाएंगे। पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ वो बैठक कर समीक्षा करेंगे और कैसी तैयारी चल रही है इसका जायजा भी लेंगे। मंगलवार की सुबह दुनिया भर के प्रमुख कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक करेंगे और ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक्शन में हैं और रोज किसी न किसी कार्यक्रम के जरिए वो जनता के बीच है। अब आज ही की बात ले लीजिए। पीएम ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं, जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां हैं। अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। पिछले साल नवंबर से अब तक 5वीं बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और देश भर में मंत्री, सांसद से लेकर विधायक और पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में, इस सफर में अमृतकाल से शताब्दी काल तक भारत का एक एक नागरिक का योगदान, एक नागरिक के बाजुओं को, के दिल को, की आत्मा को हमें सशक्त करना होगा, ताकि भारत को विश्व गुरु के रूप में हमें स्थापित करना होगा। कोई बच्चा जिसको सुकन्या लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना चाहिए, ऐसी कोई बेटी ना बचे। सब व्यक्तियों को पेंशन योजना का लाभ मिले, सबके बैंक खाते खुले, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर बहन भाई के लिए शौचालय का प्रबंधन हो, साफ जल की व्यवस्था हो। यही प्रयास है और तभी जब ये सब संभव होगा, राष्ट्र हमारा एक विकसित राष्ट्र बनेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है और पिछले कई चुनावों में ये बात साबित हो चुकी है। लिहाजा पार्टी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इन लाभार्थियों से संवाद बना रहे। पीएम मोदी पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लगातार ये बात कई बार कह चुके हैं कि वे केंद्र सरकार के कामकाज का व्यापक प्रचार प्रसार करें। अभी पिछले दिनों जयपुर में उन्होंने पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक में जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनका अच्छे से प्रचार प्रसार करने की बात कही। दरअसल पीएम मोदी ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कर रहे हैं। और अभी का एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या में लगातार हलचल तेज है। कल सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। साधु संतों के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है, उनके साथ भी बैठक करेंगे। तो अयोध्या में लगातार आप देख रहे हैं हलचल तेज है और हर किसी को 22 तारीख का इंतजार।